दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के इस जमाने में बिना पैसों के जीना लगभग नामुमकिन है। और जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी और खाना। इसलिए पैसा वो चीज है जिसके पास जितना हो उसे उतना ही कम लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम यानी कि सामान के बदले सामान की लेन देन से लेकर रुपया को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने का सफर काफी दिलचस्प रहा है। और जब सिक्के या नोट नहीं होते थे तो सिर्फ कौड़ियों ने सोने के चिड़िया कहे जाने वाले भारत में अर्थव्यवस्था की असल नींव रख दी थी। और तो और आज लोग 1 रुपए को जरा भी अहमियत नहीं देते, जबकि उस दौर में फूटी कौड़ी, आना, पाई और धेला जैसी छोटी करेंसी की भी खूब अहमियत थी। तो सवाल ये है कि आखिर भारत में करेंसी का इतिहास क्या है? कैसा था भारत का कौड़ी सिस्टम? क्यों हुई थी भारत में नोटों की शुरुआत? इन नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब और कैसे छपी? और सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब देश में कितनी महंगाई थी? जानेंगे भारत में करेंसी का पूरा इतिहास, शुरू से लेकर आज तक। भारत में करेंसी का इतिहास। सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में पैसे और मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इंसानी सभ्यता की शुरुआत में जब पैसे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सीधा सामान बदलते थे, जिसे हम आज बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी अगर किसी के पास अनाज है और उसे कपड़े चाहिए तो वो अनाज देकर कपड़े ले लेता था। शुरुआत में यह तरीका आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें बड़ी समस्या आने लगी। हर बार ऐसा नहीं होता था कि सामने वाले के पास वही चीज हो जो आपको चाहिए और उसे आपकी चीज की जरूरत भी हो। इसके अलावा चीजों की सही कीमत तय करना भी एक बड़ी चुनौती थी, जैसे कि कितने अनाज के बदले कितने कपड़े। यहीं से इंसान को एहसास हुआ कि अगर व्यापार को आसान बनाना है तो किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे हर कोई स्वीकार करे। एक ऐसी मुद्रा जो दिखने में छोटी थी लेकिन सदियों तक व्यापार की नींव बनी रही, वो थी कौड़ी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौड़ी क्या थी और कैसे एक छोटी सी सीपी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। दरअसल कौड़ी एक प्रकार की छोटी चमकदार समुद्री सीपी होती थी जो खास तौर पर समुद्र किनारे पाई जाती थी। लेकिन इसकी असली ताकत इसके रूप में नहीं बल्कि इसकी स्वीकार्यता में थी। प्राचीन काल में धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग कौड़ियों को लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये हल्की थी, आसानी से ले जाई जा सकती थी और सबसे बड़ी बात, हर कोई इन्हें स्वीकार करता था। समय के साथ कौड़ी सिर्फ एक सीपी नहीं रही बल्कि एक मुद्रा बन गई। गांव में अनाज, कपड़े, यहाँ तक कि छोटी मोटी सेवाओं के बदले भी कौड़ियों में भुगतान होने लगा। एक तय मात्रा में कौड़ियों की गिनती करके चीजों की कीमत भी तय होने लगी, जिससे व्यापार पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। भारत के कई हिस्से में तो हालात ऐसे ही थे कि दहेज से लेकर टैक्स तक हर चीज कौड़ियों में चुकाई जाती थी। और भारत व चीन से निकली ये मुद्रा दुनिया भर के कई साम्राज्यों में इस्तेमाल की जाने लगी। यहाँ तक कि आज से 2600 साल पहले यानी 600 BC में जब एंशिएंट ग्रीस में सोने और चांदी को मिलाकर पहले कॉइन यानी सिक्के बनाए गए, उसके बाद दुनिया भर में सिक्कों की बाढ़ आने लगी। यानी हर राजा, हर साम्राज्य अपने नाम का सिक्का बनाने लगा। उसके बाद भी भारत में कौड़ी का चलन चलता रहा, जो 19वीं सदी की शुरुआत तक चला। हालांकि फिर अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक तौर पर चलन से बाहर कर दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कौड़ी का इस्तेमाल 20वीं सदी में भी हुआ। यानी आजाद भारत में भी कुछ गांव के लोग कौड़ी को मुद्रा मानते थे। चलिए अब देखते हैं भारतीय मुद्रा का कौड़ी से रुपए तक का दिलचस्प सफर। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आजादी के समय यानी कि 1947 में भारत की मुद्रा प्रणाली कुछ बिल्कुल अलग ही थी। दरअसल जिस फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल आज हम मुहावरों में करते हैं, वह भी कभी इस देश की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। उस समय 3 फूटी कौड़ियों से मिलकर एक कौड़ी बनती थी। 10 कौड़ियों से दमड़ी और 2 दमड़ी मिलकर बनती थी करीब 1.5 पाई, जिसे धेला कहा जाता था। आगे बढ़ते हुए 2 धेले मिलकर 1 पैसा बनाते थे और 3 पैसे को कहा जाता था टका।
लेकिन असली खेल शुरू होता था यहाँ से, क्योंकि 2 टके मिलकर बनता था 1 आना, और यही आना उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था। आने के भी अपने अलग अलग नाम और सिक्के थे, जैसे 2 आने को दुवन्नी, 4 आने को चवन्नी, 8 आने को अठन्नी, और 16 आने जब पूरे हो जाते थे तब जाकर बनता था 1 रुपया। और मजे की बात यह है कि उस समय ये मुद्रा प्रणाली सिर्फ लेन देन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हमारी रोजमर्रा की भाषा और कहावतों का भी एक हिस्सा बन गई। जैसे आज भी हम कहते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, यानी बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा, या फिर धेला का काम नहीं करता, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, और 16 आने सच जैसी कहावत भी उसी समय की देन है, जो आज भी हमारी बोलचाल में जिंदा है। खैर सोचिए, आज जहां 1 रुपया सीधा 100 पैसे के बराबर बांट दिया जाता है, वहीं उस समय 1 रुपया बनने के लिए कितने अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता था, जो काफी जटिल मुद्रा प्रणाली थी। इसलिए आजादी के बाद जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा था और आना, टका और धेला वाला पुराना सिस्टम व्यापार और गणना दोनों के लिए मुश्किल बनता जा रहा था, ऐसे में साल 1957 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और देश ने अपनाया डेसिमल सिस्टम। इस नए सिस्टम के तहत पहली बार भारतीय मुद्रा को सरल तरीके से परिभाषित किया गया। अब 1 रुपया सीधे 100 पैसों में बांट दिया गया, यानी जहां पहले 1 रुपया बनाने के लिए 16 आने और कई छोटी इकाइयों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब पूरा सिस्टम सीधा और आसान हो गया। शुरुआत में इन नए पैसे को नया पैसा कहा जाता था, ताकि लोग पुराने और नए सिस्टम के बीच फर्क समझ सके। लेकिन कुछ सालों बाद नया शब्द हटा दिया गया और बस पैसा ही रह गया। भारत में रुपये का इतिहास। भारत में पैसे को रुपया कहा जाता है और इसकी जड़ें संस्कृत शब्द के रुपयक से आती हैं, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। यानी शुरुआत से ही रुपया सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक धातु से जुड़ी हुई वैल्यू का प्रतीक है। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में करेंसी पूरी तरह सिक्कों के रूप में ही हुआ करती थी, लेकिन उस समय पूरे देश में कोई एक समान मुद्रा नहीं थी। हर रियासत, हर राज्य अपने अपने सिक्के चलाता था। हैदराबाद के निजाम के अलग सिक्के, जयपुर के राजा के अलग और मराठा साम्राज्य के अलग। यानी जो सिक्का एक इलाके में चलता था, वही दूसरे इलाके में बेकार हो जाता था। सोचिए, उस समय व्यापार करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन इसी बीच, इसी बिखरेपन में एकता लाने का काम किया मुगलों ने। उन्होंने पूरे भारत में एक समान मुद्रा प्रणाली लागू करने की कोशिश की, ताकि व्यापार आसान हो सके और हर जगह एक जैसा मूल्य तय हो। हालांकि रुपया शब्द को असली पहचान देने वाले शख्स थे शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 के अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने जो काम किया, उसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पहली बार देश में एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का जारी किया, जिसका वजन करीब 178 दाने यानी लगभग 11.5 ग्राम था, और इसी सिक्के को कहा गया रुपया। समय के साथ मुगलों ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। फिर अंग्रेजों के दौर में इसमें और बदलाव आए। कागज के नोटों का चलन शुरू हुआ और धीरे धीरे भारतीय मुद्रा एक आधुनिक रूप लेने लगी। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब रुपए को उसकी अपनी एक पहचान मिली। साल 2010 में भारतीय डिजाइनर डी उदय कुमार ने रुपये के लिए एक ऐसा प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया जो आज पूरे देश की पहचान बन चुका है। इस चिन्ह को देवनागरी के र और अंग्रेजी के आर को मिलाकर बनाया गया है और इसके ऊपर बनी 2 लाइनें भारत के तिरंगे का प्रतीक मानी जाती हैं। साथ ही ये देश की आर्थिक स्थिरता को भी दर्शाती है। भारत में कागजी मुद्रा यानी नोटों का इतिहास। 18वीं सदी का वो दौर जब व्यापार के बहाने विदेशी कंपनियां भारत में कदम रख रही थीं, तब उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, सिक्कों का लेन देन। जहाजों में भारी भरकम धातु के सिक्के लाना ले जाना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि जोखिम भरा भी था। ऐसे में साल 1770 के आसपास भारत में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई, जब कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहला पेपर नोट जारी किया। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग 90 सालों तक भारत में कोई एक समान करेंसी सिस्टम नहीं बन पाया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ताकतों का राज था। वहीं कहीं अंग्रेज, कहीं पुर्तगाली तो कहीं फ्रेंच, और हर सत्ता अपनी अलग मुद्रा चलाती थी। फिर 1861 में ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और पेपर करेंसी एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत पहली बार भारत में आधिकारिक
सामुदायिक रूप से 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए, जिन पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये करेंसी पूरे भारत में एक समान लागू नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय देश पूरी तरह एकजुट नहीं था। उदाहरण के लिए गोवा, दमन और दीव जैसे इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जहां पोर्तुगीज नोट चलते थे और उन पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर होती थी। वहीं पांडिचेरी, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फ्रेंच शासन था, जहां बैंक ऑफ इंडो चाइना द्वारा जारी नोट इस्तेमाल होते थे। इधर धीरे धीरे कुछ रियासतों ने भी अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। 1917-18 के दौरान हैदराबाद के निजाम को अपनी खुद की करेंसी जारी करने का अधिकार मिल गया। वहीं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब धातुओं की कमी होने लगी, तो कई रियासतों ने कागजी टोकन या अस्थायी नोट जारी किए, जिन्हें हरवाला कहा जाता था। फिर आया वो मोड़ जिसने भारतीय मुद्रा को एक नई दिशा दी। 1 अप्रैल 1935 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके बाद नोट छापने का अधिकार एक ही संस्था आरबीआई के पास आ गया। 1938 में आरबीआई ने अपना पहला 5 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ और इसके बाद देश ने अपनी पहचान वाली मुद्रा की तरफ कदम बढ़ाया। पहली बार 1 रुपए का भारतीय नोट जारी हुआ, जिसमें विदेशी शासकों की जगह अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी भारत की पहचान है। और फिर 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब भारत की मुद्रा प्रणाली पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में आ चुकी थी। समय के साथ भारत की कागजी मुद्रा सिर्फ मूल्य का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसकी पहचान भी लगातार बदलती रही। शुरुआत में नोटों पर विदेशी शासकों का चेहरा हुआ करता था, जैसे किंग जॉर्ज, लेकिन आजादी के बाद भारतीय नोटों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी, जहां अशोक स्तंभ जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को जगह दी गई। और फिर धीरे धीरे आया वो चेहरा जो आज हर भारतीय नोट पर मुस्कुराता है, महात्मा गांधी। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी की जो तस्वीर हम नोटों पर देखते हैं, वो 1946 में राष्ट्रपति भवन में ली गई एक तस्वीर है, जिसमें वो ब्रिटिश अधिकारी फेडरिक विलियम्स के साथ खड़े थे। साल 1987 में पहली बार इस तस्वीर को 500 रुपए के नोट पर इस्तेमाल किया गया और फिर 1996 में आरबीआई ने इसे आधिकारिक तौर पर अपनाते हुए सभी नोटों पर छापना शुरू कर दिया। तभी से गांधी सीरीज भारतीय मुद्रा की पहचान बन गई। अगर आप अपने नोटों को ध्यान से देखें तो आपको एक और खास बात नजर आएगी। हर भारतीय नोट पर उसकी कीमत 17 अलग अलग भाषाओं में लिखी होती है, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। और साथ ही हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, जो उस नोट की वैधता की गारंटी देता है। वहीं एक दिलचस्प बात यह भी है कि नोट की तरह सिक्कों पर भी कई चिन्ह होते हैं, जैसे कि सिक्के का एड्रेस स्टाम्प। जब आप किसी भी सिक्के को ध्यान से देखेंगे तो उसके निचले हिस्से में एक छोटी सी साइन होती है, जिसमें अगर एक बिंदु यानी डॉट हो तो उसका मतलब है कि वो सिक्का नोएडा में बना है, डायमंड है तो मुंबई में बना है, स्टार है तो हैदराबाद में बना है, और अगर कोई साइन नहीं तो वो कोलकाता में बना है। अब दोस्तों, जब भी हम करेंसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त देश में कितनी महंगाई थी। तो अगर हम उस समय के खाने पीने के सामान की कीमतें देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। 1947 में चावल करीब 12 पैसे प्रति किलो मिलता था, आटा सिर्फ 10 पैसे, दाल 20 पैसे, दूध 12 पैसे और घी लगभग 75 पैसे प्रति किलो। चीनी की कीमत करीब 40 पैसे और गुड़ भी लगभग 12 पैसे प्रति किलो मिल जाता था। सोचिए, उस दौर में सिर्फ 1 पैसे में 1 केला खरीदा जा सकता था। जरूरत की चीजें भी उतनी ही सस्ती थी। 25 पैसे में साबुन या बल्ब मिल जाता था और सिनेमा की टिकट सिर्फ 30 पैसे की होती थी, जो आज बढ़कर औसतन 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 1000 गुना ज्यादा। अगर हम बड़ी चीजों की बात करें तो उस समय एक साइकिल लगभग 100 से 150 रुपए में आती थी और उस दौर में एक बड़ी खरीद मानी जाती थी। वहीं सोने की कीमत करीब 88 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थी और चांदी लगभग 70 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाती थी। और सबसे दिलचस्प बात, उस समय 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 3.3 रुपए थी, यानी आज के मुकाबले भारतीय रुपया काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उस समय चीजें सस्ती जरूर थीं, लेकिन लोगों की कमाई भी बहुत कम होती थी। आम इंसान महीने भर मेहनत करके 15 से 25 रुपए कमा पाता था और जो लोग 150 से 250 रुपए महीना कमा लेते थे, उन्हें उस समय अमीर माना जाता था। यानी एक तरफ चीजें सस्ती
सस्ती थी, लेकिन दूसरी इतनी भी उसी हिसाब सीमित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके पास पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन है? अगर हाँ, तो वो कितने साल पुरानी करेंसी है, और क्या आपको कैश यानी सिक्के और नोट पसंद है या फिर यूपीआई? ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए, और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।